साथियों नमस्कार। मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज मैं ऐसे शख्स से रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है पृथक राज्य आंदोलन में समर्पित कर दिया और राज्य बनने के बाद भी आज वो राज्य के हालात, जो राज्य में जल जंगल ज़मीन और मूल उत्तराखंडी जिनके लिए उत्तराखंड राज्य की मांग की गई थी, उनके हालात को देकर के त्रस्त हैं। और वर्तमान में आज 23 साल जो है राज्य को होने जा रहे हैं, लेकिन और आने वाली 9 नवंबर को राज्य का स्थापना दिवस ही मनाया जाएगा। लेकिन आज जो शख्स जिनसे मैं रूबरू करा रहा हूं, महेंद्र सिंह रावत, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, राज्य आंदोलनकारी हैं और लगातार जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के निर्माण में, आंदोलन में उनकी भूमिका रही है। तो रावत जी, सबसे पहले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और राज्य के हालात जिस तरह से बहुत बद से बदतर हो रहे हैं और तमाम जो है माफियाओं का गढ़ जो है उत्तराखंड बन गया है, और जिसको हम उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कहते हैं देहरादून, वो जो है टोटल जो है वहाँ से माफिया जो हैं वो राज्य की सरकारों को, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की रही हो, सभी को जो है वहाँ से माफिया हैंडलिंग करते हैं। हमारे विधायक उनके गुलाम बन चुके हैं और पूरा उत्तराखंड आज बिक चुका है। तराई भाबर में पहले ज़मीनों की लूट हुई है। यहाँ के बोक्सा जनजाति, थारू जनजाति, एससी समाज के लोग और जो मूल भाबर में जो लोग उत्तराखंड के, जिन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे खेतों को आबाद किया, आज वो भी भूमिहीन हो चुके हैं। और अब पहाड़ का नंबर लग चुका है। जितनी भी हमारी लिंक रोड हैं और जो प्रमुख सड़कें हैं, उनके किनारे की ज़मीन सब बिक चुकी है। तो ये क्या आप उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े लोग हैं? और तीसरा पक्ष जो है, जो आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य की जो आवाज़ थी, राज्य के लिए जो आंदोलन किया उत्तराखंड क्रांति दल ने और राज्य बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा है, 42 लोगों ने शहादत दी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे और आप लोग अब क्या कर रहे हैं? क्या राज्य इसी तरह से लूटता जाएगा? जी। उत्तराखंड राज्य बने हुए 9 नवंबर को 23 साल पूरे हो जाएंगे। जी। जिस उत्तराखंड राज्य की कल्पना हमारे आंदोलनकारियों ने और उत्तराखंड के शहीदों ने की थी, वो कहीं वो सपना ही बन के रह गया। क्योंकि जिस राज्य की कल्पना की थी कि अपने जल जंगल ज़मीन के लिए हम संसाधनों का उपयोग अपने राज्य हित में करेंगे, अपनी संस्कृति को बचाएंगे, आर्थिकी हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, सामाजिक जो हमारा पर्वतीय समाज का है उसे आगे बढ़ाएंगे, वो कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि ठीक है, हमने तो गलती करी, पर जनता ने भी थोड़ा बहुत गलती करी है। क्योंकि ऐसे लोगों को जो राज्य विरोधी थे, उनको आते ही 2002 में जो पहला चुनाव हुआ, उनको दे दिया गया और उन्होंने उस तर्ज पे राज्य को चलाया जैसे उत्तर प्रदेश को चलाते हैं, और इसको एक उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना दिया गया। आज आप देख ही रहो कि जिस तरीके से हमारे भू कानून आना था, वो इन्होंने जानबूझ के नहीं लाए, जबकि 10 राज्यों में, पर्वतीय राज्य हैं, उसमें धारा 371 भू कानून लागू है। तो हमारा 11वां जो राज्य था उसमें क्यों नहीं? क्योंकि आपके पड़ोस में हिमाचल में 371 है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में जो है 371 है। तो उत्तराखंड में क्यों नहीं लगी वो धारा? ये उनकी सोच ही नहीं थी। क्योंकि उन जो राष्ट्रीय दलों के लोग थे, वो संसाधनों का उपयोग अपने हित के लिए। राष्ट्रीय दल के लोग जो थे, क्या उनका मकसद अपने चहेते पूंजीपतियों को उत्तराखंड को लुटवाना था? हाँ, वो तो साफ दिख रहा है। इससे तो ये लग रहा है। उससे तो यही लग रहा है। आज आप देख ली कि भू कानून नहीं लाया यहाँ। हाँ, 2007 में हमारे जब पार्टी ने, हमने भाजपा में सशर्त समर्थन दिया था, तो सबसे पहले भू कानून 500 वर्ग मीटर का 250 वर्ग मीटर किया था। आज भूमाफियों ने उसकी भी तोड़ निकाल दी। अब 2018 में उसे भी खत्म कर दिया गया। भू कानून को लेकर कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? हाई कोर्ट ने बीच में जो भू कानून बनाया था, उसमें तो 10 बीघा से ज़्यादा ज़मीन, 10 से भी ज़्यादा बीघा ज़मीन जो है कोई भी ले सकता था पहाड़ में, जो अभी बीच में। इसमें किसी भी सरकार ने वो उनके वहाँ पे अस्थाई महाधिवक्ता और यहाँ पे जो महाधिवक्ता उत्तराखंड सरकार, उनके 10 किसी ने इसमें पैरवी करने की कोशिश नहीं करी। 2000, जैसे मैं कह रहा था कि 2018 में वो जो 250 वर्ग मीटर था उसे भी समाप्त कर दिया। आप देख ही रहो कि पहाड़ों में 1500 नाली तक ज़मीन उन्होंने बाहर के बड़े बड़े जो पूंजीपतियों थे उनको दे दिए गए। और उसमें भी और कई लोगों ने
हमारे जो लोग बाहर गए हुए थे उनको भी दबाव डाल के आज एक वहाँ पे उनकी ज़मीनें ले ली गई, खुर्द-बुर्द कर दी गई। साथ में वो तो गए, वो तो हमारे स्वदेशी माफिया थे। अब तो सरकार विदेशी माफियाओं को उत्तराखंड में बसाने जा रही है। अभी आपने देखा ही होगा कि मुख्यमंत्री जी विदेश गए थे, विदेश से हम इन्वेस्ट के लिए बुलाया गया। इन्वेस्ट के लिए बुलाया गया तो समझ लो कि आप सारे यहाँ पे जो बाहर से आएंगे वो खुर्द-बुर्द हो जाएगी। आपने जो पूरी तराई थी, एक अन्न उपजाता था, पहाड़ को भी पालता था और तराई के लोग भी थे। आज वो सारी तराई, सबसे बड़ी गलती है शुरू में ही कर दी कि ये शेड्यूल के नाम पे जो बड़े बड़े हमारे खेतों को वीरान कर दिया गया। बीएचएल की जमीन सिडकुल को दी गई। आपके पंतनगर जो यूनिवर्सिटी है उसकी जो है हजारों एकड़ जमीन जो है वो सिडकुल के नाम पर लुटाई गई। वो मैं यही कह रहा हूँ कि सही नियोजन नीति न बनने के कारण सारे आपका कोरदार में देखिए, आपका जो ग्रोथ सेंटर है क्या खेती होती थी, आपका शेड्यूल में वहाँ खेती होती थी, आपके जो जितने भी हरिद्वार में जो खेती होती थी वो सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी थी। और वो उद्योगपति भी वहाँ पे, जबकि अब 2006 में पारित हुआ था कि 70% हम यहाँ के लोगों को रखेंगे, आज तक उस पर अमेंडमेंट ही नहीं हुआ, कोई जारी नहीं हुआ। और आज बाहर के लोग, रावत जी आपने ये तमाम मुद्दे रखे हैं, लेकिन मेरा सीधा आपसे सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल से मेरा सवाल है कि राज्य की एक मात्र पार्टी थी जिसने राज्य के जल जंगल ज़मीन को लेकर के आवाज़ उठाई थी, और 1979 में जो है डॉक्टर डी पंत जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं, उनको प्रथम जो है अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल का बनाया गया था। और ये जो उत्तराखंड क्रांति दल थी ये मध्य मार्गीय विचारधारा की पार्टी थी जिसमें कि तमाम लोगों के हितों को सुरक्षित रखने की बात की गई थी। लेकिन क्या कारण है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद उत्तराखंड क्रांति दल तो हाशिए पे गई, लेकिन राज्य के तमाम जो लोग हैं, जो मूल आवाम यहाँ की है, जिनके हितों की रक्षा के लिए उत्तराखंड मांगा गया था, अलग राज्य की बात हुई थी, उनके हित ख़त्म होते गए। और आज पूरा राज्य जो है एक जो जिस तरह से यहाँ पे अपराध बढ़े हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड यहाँ पे हुआ है, रिजॉर्ट बने हैं बड़े बड़े, तमाम जो है पूंजीपतियों ने यहाँ पे शिक्षा के नाम पर, विकास के नाम पर उन्हें बहुत ही बेहतरीन जो कीमती ज़मीनें थी हमारी पहाड़ों की, बुग्याल और जो इस तरह के बड़े बड़े स्पॉट थे वो लुटाए गए। तो उत्तराखंड क्रांति दल जो जिस पे बड़ी उम्मीद यहाँ के लोगों की थी, आखिर वो कमज़ोर क्यों पड़ी है और क्या कारण है? सबसे बड़ी कमजोरी हमारी रही कि हम एक सरल, हमारे जितने भी नेता थे वो सरल प्रकृति के रहे। कि जैसे ही कि आपको पता ही है कि 2 अगस्त को वहाँ पे हमारे स्वर्गीय मणि बडूनी जी के नेतृत्व में 7 लोग अनशन में बैठे थे। 7 तारीख को लाठीचार्ज हुआ, 8 तारीख को सारा हमारे 8 पर्वतीय जिले वो पूरे उत्तराखंड आंदोलन में कूद चुके थे। उसमें चाहे मातृशक्ति हो या कर्मचारी संगठन हो, चाहे जो सबके सब कूद चुके थे। हम लोगों ने सोचा कि हमने राज्य बनाना है तो राज्य की मांग करनी है तो सबको साथ देंगे। तो हमारे नेताओं ने, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व थे, उन्होंने कहा कि भाई राज्य सबके लिए बनना है। तो उन्होंने सभी दलों के नेताओं को, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सबको साथ लेके कि भाई सबके नेतृत्व में राज्य की मांग को पुरजोर उठाया जाएगा। तो उसको लेकर सबको एक संघर्ष समिति बना दी गई। संघर्ष समिति में राष्ट्रीय दलों के जो नेता घुसे, क्योंकि वो अपने दल के माध्यम से आवाज़ नहीं उठा रहे थे, ना भाजपा उठा पा रही थी ना कांग्रेस उठा पा रही थी। जब वो संघर्ष समिति के माध्यम से, तो राज्य के किसी जनता ने सोचा कि यही है, क्योंकि उनके संगठन गांव-गांव में थे। जो अच्छा काम होता था वो कहते थे हमने किया, और जो बुरा काम होता था वो कहते थे ये उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने किया। उससे क्या हुआ कि इनके जो राष्ट्रीय आज जब 2 राज्य बना, तो राज्य बनने के बाद भी इन्हीं लोगों को जनता ने चुना, ये इन्हीं लोगों को आगे किया। जो राज्य के विरोधी थे, दल थे, इनको ही आगे करा। और आज राज्य की हालत, जो दुर्दशा, जो नीति बननी चाहिए थी, जो हमें सबसे बड़ा था कि 1970 दशक से जो पलायन था उसको रोकने का भी एक मकसद था कि उस पलायन को, आज उस पलायन उससे 20% ज़्यादा बढ़ गया। आज हमारे पहाड़ इसलिए वीरान हो रहे हैं कि वहाँ पे आपने सबसे पहले मूल व्यवस्था थी शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देते तो आज अगर हमारा एक फौजी आज के दिन पे या एक रिटायर आदमी 60, 70, 80 लाख रुपए लाता है,
तो वो पहाड़, वो अगर उसके लिए व्यवस्था वहाँ पे होती है, उसके बच्चे पढ़ाने के साधन वहाँ पे होते, तो क्यों कोरदार आता है या हरिद्वार जाता है या हल्द्वानी जाता है या अपने तराई बेल्ट में आता, कि उसको सुविधा वहाँ मिलती, उसके पैसे भी बचते, उसके बच्चों के काम। पर जब आता रिटायर आता है तो यहाँ पे उसकी की वो ज़मीन लेता है, मकान बनाता है, बाद में बच्चों को पढ़ाने में उसे स्वयं दोबारा नौकरी करनी पड़ती है। तो ये जो नीतियाँ थी, हमें हिमाचल जैसा सिंह परिवार जैसा, जो जिसके एक हाथ में कुदाल और एक हाथ में कलम होती थी, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया, जिसके कारण कि ये हुआ। अगर ये क्षेत्रीय दल को भी अगर यहाँ पे जनता आगे करती, तो आज आप देख ही रहे हो कि हमारा मूल निवास खत्म हो चुका है। मूल निवास खत्म होने के बाद आपने देखा कि 2007 में हमारा परिसीमन हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों में जो हमारी सीटें थी, 6 सीट पहले कम हो गई, और आने वाला 2026 का जो परिसीमन होने वाला है, उसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से हमारा पलायन का शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो और रोज़गार के लिए जो पलायन बढ़ा है, उसमें हमारी क्या हालत होगी। हम एक, क्योंकि जो जनता अगर हमें विधानसभा में भेजती, तो जनता विधानसभा में, क्योंकि जो नीति जनता ने एक बार जो है उत्तराखंड क्रांति दल को 4 विधायक दिए थे, आपको याद होगा। माननीय काशी सिंह हरीसी विधायक थे, और आपके जो हैं पुष्पेश त्रिपाठी विधायक थे, नारायण सिंह जंतवाल जी थे, और प्रीतम पंवार जी भी थे। तो बहुत कई बार आपको अच्छा मौका भी मिला है, लेकिन क्या कारण है कि राष्ट्रीय पार्टियों ने आपके विधायकों को या उनकी जो अपनी जो पॉलिसी थी उसको वो कहीं लागू नहीं की उन्होंने? ऐसा नहीं है। जब 2002 में पहला उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस आई, और कांग्रेस पूरे बहुमत में थी। कांग्रेस पूरे बहुमत में थी। हमारे वहाँ पे विधायकों की जरूरत नहीं। हमारे जो सदन में होता है, जैसे हमारा उस समय परिसीमन के मामले में खुद हमारे विधायकों ने वहाँ पे जो विरोध किया, मेजों में चढ़ के जो विरोध किया, क्योंकि हम अंदर करते थे, हम तो बाहर आंदोलन कर रहे थे, वो कर रहे थे। 2007 में भी, 2007 में व्यक्ति नहीं गया, जबकि एक सशर्त माध्यम से गए 9 बिंदु थे, उसमें 9 बिंदुओं में चाहे हमारा राजधानी का मसला हो, परिसीमन का मसला हो, और हमारा ये आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का मसला हो, सारे बिंदुओं में, लिखित बिंदुओं में कोश्यारी जी के, हमारे एरी जी के, भट्ट जी के, इनके साइन है, पर ये अपने बातों से मुकर गए। और जो हमारे असली था, अगर आज ये कुकृत अंकिता भंडारी जैसे कांड एक कुकृत हो रहा है, ये आज हजारों कई रिसोर्टें आपके नदियों के किनारे बन गए, और तो और ये आपके कैसी भूमि, आज वो कोर्ट का आदेश दिखा के धमका के हमारे छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, छोटी मोटी जगह है, उनको तोड़ रहे हैं। वहाँ उनको तोड़िए, जो बड़े बड़े रिसोर्ट बने हुए हैं, बड़े बड़े इन्होंने जो अपने यहाँ पे जो अयासी के अड्डे बना रखे हैं, क्योंकि आज का प्रत्येक विधायक ये सोच रहा है कि मुझे क्या मिलेगा। वो ये नहीं कि उत्तराखंड को क्या मिलेगा, मुझे क्या। सबसे बड़ी गलती ये अगर ये नहीं होता, इसलिए नहीं होता 1992 में हमने इसीलिए सोच समझ के कि 1992 में 24 जुलाई को गैरसैंण में चंद्रनगर के नाम से राजधानी घोषित करी, और 24 दिसंबर को हमने वहाँ पे चंद्र सिंह गढ़वाली की भव्य संगमरमर, काली संगमरमर की मूर्ति लगाई, और उसी दिन हमने राज्य की राजधानी घोषित कर दी गई थी। तो उस पे राजधानी वहाँ घोषित होती। आपने बहुत अच्छा मुद्दा बनाया, मतलब चुना है राजधानी गैरसैंण का। तो ये देहरादून की अस्थायी राजधानी कब तक चलेगी? क्या इसमें सरकार का स्टैंड है? और अब तो 23 साल होने वाले हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल जो प्रमुख जो है उत्तराखंड की पैरोकारी पार्टी है, और राजधानी गैरसैंण के मुद्दे पर यूकेडी के हमेशा जो अधिवेशन हुए हैं वो सब गैरसैंण में होते थे। तो क्या इस पे मतलब ये अस्थायी राजधानी देहरादून रहेगी क्या? उत्तराखंड क्रांति दल का अगर जनता, पहाड़ की जनता को थोड़ा सा होगा, तो हमारा यही है कि हमारा पहले से स्टैंड है कि जिस में 1900 राज्य बनने से पहले जिस जगह का हम राजधानी के लिए किया, मजबूरी में आज अन्य सरकारों को भी चाहे अस्थायी राजधानी ग्रीष्मकालीन हो घोषित करना पड़ा। और हमारा तो साफ मकसद है कि जिस दिन कहीं हम सत्ता में आ गए पूर्ण बहुमत से, किसी की हमें ज़रूरत नहीं पड़े, तो हम सबसे पहले राजधानी को हम अस्थायी राजधानी गैरसैंण लगाएंगे। अभी भी राष्ट्रीय दल कुछ चक्कर रच रहे हैं, भाई आपका जो विधानसभा में है रिस्पना पुल के सामने, उसमें क्या नहीं कर सकते? कर सकते काम। और रायपुर में
अरबों की ज़मीनें देख रखी कि नहीं हम वहाँ पे सचिवालय बनाएंगे, जबकि हिमाचल में आपको पता है कि 1965 के बाद आपका 2002 में पहली बार विधायक निवास बने, वो अपने मकानों में रहे एक छोटी जगह। आज उत्तराखंड में आते ही जो आपका ड्रोन हो। तो आपका कहना है कि जो 70 विधायक हैं ये अपने ऐशो आराम में उत्तराखंड के पूरे जो बजट जो केंद्र सरकार से आ रहा है, जो राज्य का संसाधन है, वो 70 विधायक जो हैं ये सब अपनी ऐशो आराम में उत्तराखंड के तमाम जो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। वो स्वाभाविक है। अगर वो सदन में जनता के बीच आवाज़ नहीं उठाते तो इसका यही है कि यह केवल अपने के लिए, क्योंकि आज का चुनाव आप देख रहे हो कि एक चुनाव एक विधानसभा में 3, 4, 5 करोड़ रुपए से हो गया है, इतना खर्च होता है। चाहे वो आप भारी, चाहे वो आप निर्वाचन आयोग में कुछ भी आंकड़े दे, जनता से आंकड़े पूछे कि आप विधानसभा में कितना, वो भी अगर उन्होंने चुनाव लड़ना तो उनको तो मजबूर कर दिया जाता है कि आप कमीशन खाओ, पैसे इकट्ठा करो, तभी जनता आपको वोट देगी। आजकल जनता इनके प्रबोलन में निष्पक्ष होकर उत्तराखंड हित के लिए वोट देती तो आज उत्तराखंड की दुर्दशा नहीं होती। दूसरा जो है, ये उत्तराखंड को आज नशे का एक पूरा जो है स्पॉट बनाया गया है। एक जो है आप इसको कहें कि पूरा जो है उत्तराखंड 6 राज्यों की शराब बेचने का तो सबसे बड़ा केंद्र रहा है। अब यहाँ ड्रग्स, स्मैक, तमाम तरह के यहाँ पे नशे आ गए हैं। और बात हम गढ़वाल के द्वार कोटद्वार की कहें तो पहले यहाँ पे एक सफ़ा होम था, आज यहाँ पे 6 सफ़ा होम नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में बच्चे नशे का शिकार हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन है उसकी जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसे नशे के कारोबारियों को कोई नहीं, अप्रत्यक्ष रूप पर उनका कहीं ना कहीं उन्हें सहयोग है। नहीं तो ऐसे लोगों को सख्ती के साथ क्यों नहीं कुचला जा रहा है जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं इस तरह से। अब पहले हम कहते थे कि उड़ता पंजाब, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उत्तराखंड सबसे ज़्यादा नशे में उड़ रहा है। जी, स्वाभाविक है, क्योंकि जहाँ एक दुकान चलती थी उस शहर में आज आपके ही शहर में 6 दुकानें चल रही हैं। आप एक ड्रग्स जो स्मैक, वो हमने कभी नाम ही नहीं सुना था, आज लगाओ कि सारे इसमें आदी हो रहे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये इनकी नीतियाँ ढीली क्यों हैं, इन पे शिकंजा क्यों नहीं कस रहे। बरेली में बार बार अखबारों में नाम आता कि बरेली से स्मैक आते हैं, क्यों नहीं उस महिला को उठा के लंबे समय के लिए जेलों में डालती है? क्योंकि नीतियाँ यह है कि आप अगर मांग करते हो, रोज़गार की मांग करते हो, अपने आगे के लिए नौकरी की मांग करते हो, तो आपको एक नशे का आदी बनाया जा रहा है और उसको सुलाया जा रहा है। क्योंकि आप जब भी किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसको नशे का आदी बना दो। वो तो ये जो आपने कौम को ख़त्म करने वाली, ये उत्तराखंड पे बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो बैठ रहा हमारे जिस तरह से हम देख रहे हैं माहौल, हमारे जो आ रहे हैं, वो आज नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं, जब उनको एक नशे का आदी बनाया जा रहा है। और वो इसमें आपके किस कॉलेजों के बाहरों में या इसमें जो जैसे इनको बिकती है, और तो और बच्चे उस नशे के लिए कई सोच चुके हैं कि घर के गहने तक, पैसे तक चुरा के ले गए, और वो वही बच्चे आगे जाकर एक कुंठित अवस्था में। इन तमाम समस्याओं पर यूकेडी का क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग इतने समय से आंदोलन में रहे हैं, अब भी आप जो है लगातार जो है समाज के हित में काम करते हैं, तो कैसे इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? कैसे लोगों को जागरूक करोगे? क्या स्थिति रहेगी इसमें? जिस तरह से उत्तराखंड का जो पुरुष वर्ग है वो नशे का शिकार हो चुका है, और उसकी इस कमी के कारण यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। आए दिन जो है अखबारों में और तमाम जो है थानों में ऐसे केस आते हैं कि लड़की को मिसगाइड कर दिया गया, औरत जो है मिसगाइड हो गई है, और कई घटनाएं इस तरह की हो चुकी हैं। तो कैसे इन तमाम अपराधों को रोकने के लिए अब आप कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस दोनों इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इस तरह के लोगों को, माफियाओं को, इस तरह के तमाम अवैध कार्य करने वालों को, तो फिर यूकेडी कैसे अपने संगठन को मजबूती के साथ किस तरह से कार्य करेंगे? हमारा तो यूकेडी के अभी संगठन में फेरबदल हुआ। हमारे जो पूर्ण सिंह कटैच जी एक अच्छे इंसान भी हैं, अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेशन जो बोलते हैं उसमें भी है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कूल भी चलाया है, वो एनजीओ में भी रहे हैं, वो यूनियन लीडर भी रहे अपने समय पे। तो वो एक आए, और हम ये जो नियोजन की नीति है, अगर आपको
नियोजन की नीति को सही बनाना पड़ेगा या सही करना पड़ेगा, तो उसके लिए विधानसभा में जाना पड़ेगा। विधानसभा में जब जाएंगे तो इन पे जो मध्य निर्देश या विधानसभा जाने के लिए फिर आप करेंगे जनता के पास जाएंगे, चुनाव में जनता आएगी। नहीं, आप करेंगे 4-4 करोड़ रुपए चुनाव में, नहीं, आप कहाँ से लगाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब हम 1994 से पहले सड़कों में लड़ते थे, चाहे 86, 87, 88 में, चाहे वो 88 का 36 घंटे का बंद हो, 90 का नहीं, यूकेडी क्या फिर यूकेडी नहीं किया था। नहीं, यूकेडी क्या सड़कों पर उतर के फिर आंदोलन करेगी? वो जिस दिन जनता जागेगी, हम तो लगे हुए अपनी आवाज़ उठाने पे, कर रहे हैं। जिस दिन जनता को समझ में आया, 94 से पहले हमें पागल बोलते थे कि राज्य लेंगे, ये इनके पास खाने के लिए क्या है क्या। जब 94 में जब आरक्षण का कई दबाव पड़ा, तो आरक्षण दबाव के कारण हमारा जो पौड़ी आंदोलन था वो उत्तराखंड आंदोलन में बदला। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा सड़क पे उतर आया था। ऐसे आने वाला, अभी आपका आने वाला जो परिसीमन है 2026 का, उसी में देख लेना, जब हमारी सीटें कम होने के लग जाए तब कहीं ना कहीं पे ये चेतेंगे और हमारे लोग, जनता चेतेगी। क्योंकि जनता भी कुछ भ्रम में है कि थोड़ा एक विश्वास जो हम दोबारा, जो हमने खो चुका है जनता का, हम दोबारा उसको लाएंगे और जनता पूरा सहयोग करेगी। जब ये थे हमारे साथ महेंद्र सिंह रावत, और उन्होंने बहुत अपनी बात को रखा है और उनका कहना है कि जनता चेतेगी, ज़रूर चेतेगी, क्योंकि जिस तरह से जनता के हर अधिकार हनन किया जा रहा है, जल जंगल ज़मीन तमाम प्राकृतिक संसाधनों पर जो है उत्तराखंड में बनने वाली जो भी सरकारें आई हैं, उन्होंने तमाम जो है बाहरी लोगों को और माफियाओं को, जिनका मकसद सिर्फ लाभ लेना होता है और शोषण करना होता है, उनको लुटाया है। तो एक न एक दिन ज़रूर जनता इस बात को समझेगी और उत्तराखंड क्रांति दल जो उसका मुद्दा है, जो उसका एजेंडा है, उसको उस पर हमेशा कायम है और आगे भी कायम रहेगी। तो ये महेंद्र सिंह रावत हमारे साथ में थे। धन्यवाद रावत जी, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।